सर एक सवाल जो मेरे मन में है, जैसे कि हम जो मिशन देखते हैं, जो कांशीराम जी सर ने किया है, वो एक्चुअली ट्रेडिशनल मिशन से थोड़ा-सा अलग था। उन्होंने सिर्फ़ एक क्षेत्र में काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उस क्षेत्र में मीडिया का क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है। उसके अलावा उन्होंने महापुरुषों के काम भी बहुत सारे किए हैं, महापुरुषों को लोगों तक पहुँचाया है। उनके लिए उन्होंने पेरियार मेला शुरू किया है, बाबा साहब मेला ऑन व्हील शुरू किया है और बहुत सारी अलग-अलग क्षेत्रों में चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की है। और शायद से उनमें से बहुत सारी चीज़ों का आपने बहुत करीब से एक्सपीरियंस भी किया है या फिर जाना भी है। तो मैं चाहूँगा कि आपके शब्द में आप बताएँ कि कांशीराम सर की स्टाइल कैसी थी काम करने की और वो क्या चाहते थे कि किस-किस एरिया में हमें काम करना चाहिए या फिर ये किस तरह का मिशन वो करना चाहते थे? उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ तो। जी, बिल्कुल बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे टैलेंटेड काम शुरू किया, हुँ, जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद और जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा, साहू महाराज को उन्होंने साहू महाराज जितना और ज़्यादा जिंदा रहते तो ये मूवमेंट और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता। वो ज़्यादा नहीं जी पाए, 1922 में चले गए। 48 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। हाँ सर। लेकिन बाबा साहब को जिस तरह से कोऑपरेट किया, साहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान योगदान है। है, सही कहा। ये मानगांव में हुँ, ये स्पष्ट तौर से कहा कि आपके समाज में एक योग्य लीडर बीच में डॉक्टर अंबेडकर के रूप में है। ये आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा। फेंक देगा, हुँ, है ना। हाँ, और वो भविष्य में फिर उसका हाँ, वो सच हुई। बात सच हो गई। तो कांशीराम जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने स्टडी किया। जब उन्होंने पूना में वो अम्बेडकर जयंती और बुद्ध जयंती के वो फिर उन्होंने पूरी रात में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 3 बार पढ़ करके पूरी जिंदगी दांव पे लगाने का संकल्प ले लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उसके रास्ते उन्होंने बनाना शुरू किया। सारा कंप्यूटर दिमाग उनका था। हुँ, कांशीराम जी के अंदर आज मैं देखता हूँ कि 2-3 चीजें इतनी खूबी थी उनके अंदर, किसी लीडर में नहीं। एक सारे देश का उनको भौगोलिक ज्ञान था, अच्छा जियोग्राफिकल जानते थे। हाँ। दूसरा, सारे देश में कास्ट कॉम्बिनेशन, बहुजन समाज की जो जातियां हैं उनका उनको ज्ञान था। और तीसरा, उस समाज की जातियों के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की थी, बैकवर्ड क्लास की थी, माइनॉरिटीज की थी, तो विशेषकर माइनॉरिटीज छोड़ दीजिए आप, बैकवर्ड क्लास के और जो शेड्यूल कास्ट के जो नायक थे, महापुरुष क्षेत्र के जो नायक थे छोटे छोटे, उनकी हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने। और वो कहते हैं कि 100 महापुरुषों का आंदोलन है। 150 शायद 100 का उन्होंने कहा है। जैसे वो पश्चिम बंगाल के वो हरिचंद ठाकुर और वो बताते हैं, इस तरह के उनको पूरा ज्ञान था। तो जहां उन्हें जाना है, अपनी बात रखनी है, तो उस वहां का जो नायक है उसको आपको सम्मान करना ही पड़ेगा, उसको सम्मान देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तभी तो आएंगे लोग, नहीं तो आएंगे ही नहीं। दूसरा, उन्होंने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना मीडिया खुद तैयार किया। 1920 में जैसे उन्होंने मूक नायक, हाँ। फिर उसके बाद में उन्होंने बहिष्कृत भारत निकाला, उसके बाद में फिर उन्होंने जनता निकाला, और उसके बाद में जब बुद्धिज्म की बाबा साहब अम्बेडकर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने प्रबुद्ध भारत निकाला। तो उसी तर्ज पर उन्होंने सबसे पहले एक अनटचेबल इंडिया, उसके बाद में फिर द ऑपरेस्ट इंडियन अप्रैल 79 से शुरू की, जो 1986 तक चला। 86 में बामसेब का डिवीजन होने के बाद उनके पास आदमी भी कम पड़ गए, पैसा भी कम हुआ, और वो पॉलिटिकल क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय होने के कारण वो बंद हो गई। लेकिन 2 पेपर उनके जीते जी चलते रहे। 30 मार्च 1980 को उन्होंने नागपुर में नारी रोड पे जो ऑफिस बामसेब के लोगों ने बनाया था, वहाँ से उन्होंने बहुजन नायक शुरू किया। और 15 दिन बाद फिर 14 अप्रैल 1980 से उन्होंने बहुजन संगठक दिल्ली से वीकली पेपर 50 पैसे से उस महापुरुष ने काम किया है। उस समय उसकी कीमत 50 नए पैसे, 1 रुपया भी नहीं था।
उसको हम बांटते थे पेपर को, और वो बड़ा मौलिक पेपर है, सिर्फ कांशीराम जी के भाषण ही नहीं है, लोगों के बहुत आर्टिकल वो देते हैं। तो उसके बाद में फिर उन्होंने आर्थिक उत्थान पंजाबी में और बंगाली भाषा में ये बहुजन संगठक, गुजरात में बहुजन संगठक के, अच्छा। मतलब ये सारी कई भाषाओं मतलब ये किया। हाँ। तो कई मैगजीन उन्होंने निकाली। तो आज की जो बीएसपी की प्रेसिडेंट हैं, 2007 के बाद में बहुजन संगठन बंद हो गया, एक पेपर नहीं है आपका, कैसे करोगे भाई? किसके बिना साधन के आप कैसे? नोएडा में जमीन खरीद ली थी सरकार बनने के, अभी तीसरी बार सरकार बनने के बाद, और जापान में कांशीराम जी प्रेस तय करे आए थे, जो आना था नोएडा में, वो जमीन भी बेच दी गई। सरदार पटेल मार्ग पर यूपी भवन है, उसके थोड़ा सही 50 कदम आगे बीएसपी भवन था, वो जगह बेच दी गई। तो ये पार्टी चलाने के जो काम मैंने बताया, ये पार्टी चलाने के लिए काम नहीं हो रहे, पार्टी के दफ्तर बेचने के, पार्टी को खत्म करने के लिए हो रहे हैं। तो कांशीराम जी ने जिस तरह से जो छोटे छोटे साधन से, छोटे छोटे धन से इकट्ठा करके बहुजन समाज को उसमें इस्तेमाल किया है। और क्या आपने वो जो था पेरियार मेला है, उन्होंने जैसे पेरियार मेला आपने क्या वो देखा है? मतलब आपने हमने देखा, वो पहली सरकार जब गठबंधन तोड़वा के, बीजेपी ने गठबंधन तोड़वाया और कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप कांशीराम जी को तैयार करिए। कांशीराम जी जापान से आए थे, अपने हार्ट का ऑपरेशन करा करके, और वो एस्कॉट हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने कहा, मायावती ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। तो दिमाग खराब है, क्यों मुख्यमंत्री कैसे बना दूंगा तुझे? भाई हमारे 67 एमएलए हैं और सपा के 109 एमएलए हैं, अभी समय नहीं है मुख्यमंत्री बनाने का। कि नहीं, मुझे तो बीजेपी बनाने की तैयार है। 65 से लेकर के ये घटना 95 की है। तो क्या करते, जैसे आदमी ने 30 साल मूवमेंट को दे दिए हूँ पार्टी बचाने के लिए मजबूरी में, और जब उन्होंने देखा कि बीजेपी से पिंड कैसे छूटे, तो उन्होंने सर्च किया कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो चिड़ है, सबसे बड़ा जो वैचारिक विचारधारा के आधार पर सबसे बड़ा दुश्मन पेरियार है। तो पेरियार मेला लगा दिया उन्होंने, और लाल कृष्ण आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी ने कांशीराम जी को फोन किया कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आपकी सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं, और आप इस मेले को, पेरियार हमारा राजनीतिक दुश्मन है, तो हमारा तो वोट खत्म हो जाएगा, पेरियार मेला आप लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो समर्थन है, मैंने समर्थन आपसे मांगा नहीं था, और आपका समर्थन अनकंडीशनल है, कोई शर्त नहीं है उसमें, और हमारी सरकार बनी है तो हम लगा रहे हैं मेला। क्या आप दिल्ली में लगा लो, कि दिल्ली में जब हमारी सरकार बनेगी तब दिल्ली में लगाएंगे, अभी हमारी यहाँ सरकार बनी है तो यहाँ लगा रहे हैं, तो फिर हम दोबारा समर्थन का जो है उस पर विचार करेंगे। क्या आप, मैं भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कल सरकार गिराओ, आज गिरा दो, लेकिन मेला तो यही लगेगा। उसके बाद 7-8 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद वो सरकार, मतलब भाजपा ने सरकार समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। फिर कांशीराम जी ने पार्टी को बचाने के लिए, भाजपा को कमजोर करने के लिए और कांग्रेस को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए 96 का जो इलेक्शन है कांग्रेस से पैक्ट करके लड़ा है। उसमें भी उतने ही विधायक हैं, यानी बिना मुलायम सिंह के पैक्ट के भी फिर भी 67 विधायक हैं। 25 से 33 पे, मतलब 8 विधायक कांग्रेस के बढ़ गए, तो 100 एमएलए हो गए गठबंधन के। और कांशीराम जी ने कह दिया कि भाई जिसको सरकार बनानी है वो बना ले, हम किसी को समर्थन देने वाले नहीं। 6 महीना तक वो मूर्छित रही, वो विधानसभा, किसी की सरकार नहीं बनी, और फिर भाजपा तैयार हो गई। फिर भाजपा तैयार हो गई कि हम तैयार हैं साहब, अब मायावती को फिर मुख्यमंत्री बनाइए। कांशीराम जी ऐसे लीडर हैं कि किसी के पास वो मतलब समर्थन लेने नहीं गए,
किसी से तालमेल करने के लिए किसी नेता के पास नहीं है। यहाँ तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है लोग। एक और बात मुझे पूछनी थी आपसे, जब बाबा साहब का पूरे भारत में संविधान वगैरह लिखा था उन्होंने, उनके नाम पूछने लगा, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि बाबा साहब को भी लिमिट किया जाए, बाबा साहब को भी एक महारों का नेता या फिर एक विशेष जाति का नेता से सीमित रखने की कोशिश की थी। लेकिन कांशीराम जी ने कोशिश की थी कि ऐसा ना हो और बाबा साहब हर गांव के, हर मोहल्ले के, हर इंसान तक पहुंचे, उनको पता चले कि बाबा साहब का काम सिर्फ किसी विशेष जाति के लिए, समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन भारत के हर एक इंसान के लिए है। और उस वक्त उन्होंने अंबेडकर मेला ऑन व्हील शुरू किया था, जो उन्होंने शायद शुरुआत ही की है, शुरुआत में किया था, दिल्ली के आसपास से किया था कि उसके पास के एरिया को पता चले कि बाबा साहब क्या है। जिस तक बाबा साहब नहीं पहुंचे वहां तक वो पहुंचे। क्या उस वक्त आप थे या फिर उसका एक्सपीरियंस? हम बाद में। अच्छा, ये तो शुरुआत में ही है। हाँ, उसका थोड़ा सा उसके मैं 85 में जुड़ा हूँ, लेकिन वो बहुजन संगठन में तो पहले ही अंक में है, व्हील चेयर का। हाँ, अम्बेडकर मेला पहले ही अंक में है, फर्स्ट अंक में ही है। थोड़ा सा तो वो उन्होंने क्या वो बाबा साहब के फोटो होते थे, वो लगाते थे, और वो चेयर पर रख करके फोटो बाबा साहब के कोटेशन कुछ लिखवा के बाम से नाटक वगैरह भी होते थे, सुना था मैंने। नाटक गाने, हाँ, नाटक भी, नाटक गाने, गीत वगैरह पे। हाँ, वो कल्चरल मूवमेंट था। हाँ, कल्चरल मूवमेंट था वो किया। उसके बाद में फिर उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो जैसे फिर पत्रकार ने पूछा कांशीराम जी से कि ये आप सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चला रहे हैं? कांशीराम जी ने कहा कि भाई ये बाबा साहब ने चलाया था 1927 में, पेरियार साहब ने चलाया है, और पेरियार साहब से पूछो। मैं नहीं पूछ पाया, पेरियार साहब से पूछो कि उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाया। मैंने दिमाग नहीं लगाया, मेरे महापुरुषों ने ये चलाया था इसलिए मैं चला रहा हूँ। फिर जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रखा, तो वो पत्रकार फिर आया दोबारा पूछने, साहब ये आपने हाथी का निशान और नीला झंडे का निशान क्यों रखा है? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अम्बेडकर ने रखा, ये नीला झंडा और हाथी का चुनाव चिन्ह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था, इसलिए मैंने रख लिया। मैं नहीं पूछ पाया, आप अम्बेडकर से जाके पूछो। ये सीधा सीधा उनको पत्रकार को कैसे घुमाते थे, ये उनकी मतलब एक स्ट्रेटेजी थी, पहचान है। और इस तरह से ये मूवमेंट उन्होंने बहुत धन के अभाव में और बहुत मुसीबत के साथ में ये आंदोलन खड़ा करके, मतलब बहुत ही कम संसाधनों में बहुत ही बड़ी मूवमेंट किस तरह से करी जाए, उसके अगर भारत में कोई एग्जाम्पल हो तो वो कांशीराम जी तो 11 साल के अंदर, मात्र 11 साल के, यानी 2084 में पार्टी बनती है, और 12 साल में 96 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं दर्जा, बल्कि चौथे नंबर की पार्टी हो गई। फिर चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन थी? कम्युनिस्ट थी। आगे आने वाले इलेक्शन में कम्युनिस्ट को पीछे छोड़ते हुए कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को तीसरी नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनाया था भारत। तो मेरा अंतिम में यही है, एक बद्री नारायण है, एक कांशीराम जी के ऊपर अंग्रेजी में किताब लिखी थी उसने, पेंगुइन ने छापा था, और उसने कांशीराम को दलित लीडर, पॉलिटिकल जीवनी है वो कांशीराम जी की, दलित लीडर लिख लिया। उसमें 20% तो मेरा ही मैटर है, 3 किताबों का रेफरेंस है उसमें। लेकिन जब वो हिंदी में छप रहा था, तो मुझे पता चल गया अनुवाद हो चुका है, राजकमल छापने वाला है, तो मैंने फोन पे बात की, इसका नाम पहले आपने लिख दिया, मुझे पता नहीं था। दलितों का मसीहा बना दिया, जगजीवन राम को दलितों का नेता बना दिया, तुम मतलब कांशीराम को भी दलितों का नेता बनाना चाहते हो? ये नहीं हो सकता हमारे बीते जी। कांशीराम जी को बहुजन नायक की पदवी मिली है, सारी जिंदगी वो बहुजन समाज बनाते रहे, तो इसको किताब को या तो छापिए मत, मेरा मटेरियल मत छापिए,
अगर मेरा मटेरियल छापोगे, मेरी सामग्री किताबों की छापोगे, तो इसका नाम बहुजन नायक लिखिए। वो किताब फिर हिंदी में बहुजन नायक आई है। और मैं एक दावे के साथ में कह सकता हूँ, किसी जमाने में वो बद्रीनारायण अम्बेसडर कांशीराम जी के ऊपर ब्रांड अम्बेसडर था। आज ब्रांड अम्बेसडर आपका बड़ा भाई AR अकेला बैठा है कांशीराम जी के ऊपर। ब्रांड अम्बेसडर AR अकेला है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि हमें आपके साथ इतना समय मिला और आपकी इतनी चीजें हमें पता चली, और जिस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जो आपके अनुभव रहे हैं मिशन के साथ में, कांशीराम सर के साथ में, और जिस तरह से आपने काम किया है उनके बाद भी, क्योंकि उनके साथ काम करना तो आसान था कि उन्हें फॉलो करना पड़ता था, लेकिन उनके बाद काम करना जो सबसे कठिन चीज होती है वो आपने किया, और आप यहाँ तक मिशन को लेके आए हैं, कंटिन्यू शुरू रख रहे हैं, और ये चीजें आप बाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उस वजह से हम सभी भारत के लोगों की तरफ से और इस चैनल की तरफ से आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। धन्यवाद। और ऐसे सर हम आपसे फिर से मुलाकात करते रहेंगे, और भी कुछ हम आपको सीखने को मिलेगा आपसे। तो बस यही कहे कि हम इस पार्ट को यही समाप्त करें। अवश्य अवश्य अवश्य।